बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हम BSN 4th सेमेस्टर की सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 पढ़ रहे हैं। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 में हमने यूनिट 4 स्टार्ट किया हुआ है, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। इसमें से हमने 10 डिसऑर्डर्स पढ़ लिए जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो इसी यूनिट के डिजीज़ नंबर 11 पे है। डिजीज़ नंबर 11 फीमोरल एंड पोप्लीटियल एनोरिज्म आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय मुशर्रफा अजहर में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, और इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें। एनोरिज्म का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आयोटिक एनोरिज्म डिस्कस किया हुआ था। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आयोटा के वाल में जब डायलेशन हो जाती है तो उस डायलेशन की वजह से वो वाल वीक हो जाती है, और फिर उस वीक वाल पे जब प्रेशर पड़ जाता है या कोई मुख्तलिफ़ किस्म के रीज़न होते हैं, उन रीज़न की वजह से कोई हार्मोनल चेंजेस आ गए जिसकी वजह से उस पर प्रेशर पड़ गया तो उस वाल की बल्जिंग आउट हो जाती है। वहाँ पे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कहते हैं एनोरिज्म। चूँकि ये एनोरिज्म आयोटा में हमने डिस्कस किया हुआ था कि आयोटा के वाल में डायलेशन है, तो इसीलिए उसे हम आयोटिक एनोरिज्म कहते थे। अभी यहाँ पे बात फीमोरल आर्टरी और पोप्लीटियल आर्टरी के है। फीमोरल आर्टरी और पोप्लीटियल आर्टरी के वाल में डायलेशन हो जाती है। उस डायलेशन की वजह से इन आर्टरीज़ के वाल में यहाँ पे पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम कहते हैं, अगर पोप्लीटियल आर्टरी में है तो पोप्लीटियल एनोरिज्म, और अगर फीमोरल आर्टरी में ये डायलेशन हुई है तो फीमोरल एनोरिज्म। डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, इन फीमोरल एंड पोप्लीटियल एनोरिज्म्स प्रोग्रेसिव आर्थ्रोस्क्लेरोटिक चेंजेस अकर इन द वाल मीडियल लेयर ऑफ द फीमोरल एंड पोप्लीटियल आर्टरीज रिजल्टिंग इन द डायलेशन आर आउटपाउचिंग। क्या होता है कि प्रोग्रेसिव आर्थ्रोस्क्लेरोटिक चेंजेस की वजह से, यानी आर्थ्रोस्क्लेरोसिस हो गई है, प्लग बन गई है पोप्लीटियल आर्टरी के अंदर या फीमोरल आर्टरी के अंदर, उस प्लग बनने की वजह से ये जो इनके वाल का जो मीडियल लेयर है, ये मीडियल लेयर इसमें डायलेशन हो जाती है, और उस डायलेशन की वजह क्या है? उस डायलेशन की वजह से ये आर्थ्रोस्क्लेरोटिक चेंजेस है कि आर्थ्रोस्क्लेरोसिस वहाँ पे बन गई है, तो फिर वो जब बन जाती है, बनने के बाद उस एरिया से वो उसकी इरोजन होती है। जब वो उस एरिया से इरोड कर जाती है तो वो जो एरिया है वो वीक बन जाता है, उस जो वाल है उसमें चेंजेस आ जाती है और वहाँ पे आउटपाउचिंग बन जाता है या उसकी डायलेशन होती है। या फिर इस तरह होता है कि ये ब्लॉकेज काज करती है, उस ब्लॉकेज की वजह से नीचे ब्लड नहीं जा रहा होता, वहाँ पे ब्लॉक रहती है। ब्लॉक जब हो जाती है तो वो जो ब्लड का प्रेशर वहाँ पे पड़ता है, उस प्रेशर के पड़ने की वजह से जो मीडियल लेयर है इनके फीमोरल आर्टरी हो गया चाहे पोप्लीटियल आर्टरी हो गया, इनके वाल में जो मीडियल लेयर है वो लेयर डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से यहाँ की डायलेशन या आउटपाउचिंग निकल आती है। तो इसको हम कहते हैं, अगर फीमोरल आर्टरी में है तो फीमोरल एनोरिज्म, और अगर पोप्लीटियल आर्टरी में है तो पोप्लीटियल एनोरिज्म। द एनोरिज्म्स में बी फिजिफॉर्म और सेकुलर। अब ये एनोरिज्म्स जो है वो फिजिफॉर्म भी हो सकते हैं। फिजिफॉर्म मीन्स के स्पिंडल शेप का। स्पिंडल शेप ऐसी शेप होती है जिसके जो बोथ एंड होते हैं वो टेपर होते हैं, टेपरिंग एंड की हुई होती है, और बीच का जो एरिया होता है वो थोड़ा सा वीडन होता है। इस किस्म के स्ट्रक्चर के लिए हम स्पिंडल लफ्ज़ यूज़ करते हैं, यानी फाइबर लाइक। तो ये इस तरह फिजिफॉर्म स्पिंडल लाइक भी होता है, और ये सेकुलर भी होता है। सेकुलर जो होता है उसे खास करके हम आउटपाउचिंग का नाम देते हैं कि वो बिल्कुल पाउच लाइक होता है, इसीलिए सेकुलर को हम कहते हैं कि इसमें आउटपाउचिंग हुई है, वरना ये जो डायलेशन है ये स्पिंडल शेप में भी बन सकती है। These aneurysms are usually progressive, eventually ending in thrombosis, embolization and gangrene. अब देखें, ये जो एनोरिज्म्स है ये यूजुअली प्रोग्रेसिव होते हैं, यानी पहले छोटे छोटे होते हैं, फिर वक्त के साथ ये प्रोग्रेस कर जाते हैं और बड़े बन जाते हैं, और इवेंचुअली आखिरकार क्या होता है कि यहाँ पे इस एनोरिज्म की वजह से थ्रोम्बोसिस होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एनोरिज्म की वजह से थ्रोम्बोसिस किस तरह होती है, एनोरिज्म किस तरीके से क्लोड वहाँ पे एनोरिज्म की जगह बनते हैं। तो ये इस तरह होता है कि एनोरिज्म की वजह से ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाती है,
जब ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाती है तो इस ब्लड फ्लो के रिड्यूस होने की वजह से वहाँ पे एक क्लोट बन जाता है जिसे हम ओक्लूसिव क्लोट कहते हैं। इस ओक्लूसिव क्लोट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एनोरिज्म वाला जो सेक होता है तो इस सेक में ब्लड फ्लो की रिडक्शन होती है, ब्लड फ्लो फिर सही तरीके से इसमें नहीं होती, और जब ब्लड फ्लो नहीं होती है तो यहाँ पे जो ब्लड बचता है वो ब्लड ज़्यादा टाइम के लिए यहाँ पे रहता है, वो गाढ़ा बन जाता है और वो यहाँ पे फिर क्लोट बन जाता है, और इस क्लोट को हम ज़्यादातर ओक्लूसिव क्लोट का नाम देते हैं क्योंकि यहाँ पे बंदिश होती है, ओक्लूजन हुई होती है उस ब्लड की, वो एनोरिज्म में वो ब्लड आके फंस चुका होता है, वहाँ से वो निकल नहीं रहा, इसलिए वहाँ पे क्लोट बन जाती है। तो फिर लिखा है कि एम्बोलाइजेशन होती है, तो वो यहाँ पे जो क्लोट बनती है कभी कभार वो उसी एरिया में रहती है लेकिन कभी कभार उसकी एम्बोलाइजेशन होती है, वो यहाँ से रप्चर होके आगे की तरफ चली जाती है और आगे जाके रास्ते में जहाँ पे भी उसे नेरो पार्ट मिल गया तो उसमें वो फंस जाती है और उससे आगे फिर ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, तो इसे कहते हैं एम्बोलाइजेशन एंड गैंग्रीन। और जाहिर सी बात है कि अगर एम्बोलाइजेशन हो गई और इस्कीमिया काज किया, इसने आगे जो ऑर्गन को ब्लड सप्लाई है जिस जगह में जिस नेरो एरिया में फंस गई तो उससे आगे की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फिर स्टॉप हो जाती है, वहाँ पे इस्कीमिया होता है और उस इस्कीमिया की वजह से वहाँ पे गैंग्रीन बन जाती है। गैंग्रीन मीन्स के टिश्यू नेक्रोसिस वहाँ पे होती है, टिश्यू डेथ टिश्यूज़ की हो जाती है और फिर उस पे एंजाइम आके अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं गैंग्रीन। तो यहाँ पे गैंग्रीन इसकी वजह से हो जाती है। Causes include arteriosclerosis, bacterial infection, congenital weakness in the arterial valve, rare and trauma blunt or penetrating। अब देखिए काजेज अगर हम देख ले तो आर्थेरोस्क्लेरोसिस है, इसका मैकेनिज्म मैंने आप लोगों को समझा दिया। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी कभी कभार होती है और उस इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से स्वेलिंग होती है आर्ट्रियल वाल की, जब स्वेलिंग होती है तो ये जो मीडियल लेयर है ये डैमेज हो जाती है और यहाँ पे डायलेशन काज होती है। कंजेनिटल वीकनेस हो सकती है आर्टरी के इस वाल की, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रेयर होती है, बहुत कम ऐसा पाया गया है कि कंजेनिटल इस आर्टरी के वाल में मसला हो, ये कमज़ोर हो गया हो जिसकी वजह से एनोरिज्म काज हुआ हो। एंड ट्रॉमा हो सकती है, कोई भी ट्रॉमा, चाहे वो ब्लंट ट्रॉमा है या पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा है। ब्लंट ट्रॉमा का मतलब ये है कि बाहर से कोई फोर्सफुल कोई चीज़ आ गई और लग गई लेकिन उसने पेनिट्रेट नहीं किया हुआ है, बस जो बाहर से चीज़ आई है लग गई है, उसके प्रेशर की वजह से जो ख़राबी आई हुई है, तो ऐसे ट्रॉमा को हम ब्लंट ट्रॉमा कहते हैं कि उसने पेनिट्रेट नहीं किया है, डायरेक्टली टच नहीं किया है लेकिन उसका प्रेशर पड़ गया है। तो यहाँ पे कोई अगर इस तरह की ट्रॉमा हो गई कि कोई बहुत ज़्यादा भारी चीज़ फीमोरल आर्टरी पे या पोप्लिटियल आर्टरी पे आ गई, स्टक हो गई, तो फिर क्या होता है, तो फिर उस ट्रॉमा उस चीज़ के फोर्स की वजह से इस आर्टरी पे बोझ आती है, प्रेशर आती है और उस प्रेशर की वजह से इसकी ट्रॉमा होती है, तो फिर ये कहलाता है ब्लंट ट्रॉमा। और पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा कोई ऐसी ट्रॉमा कि जिसमें कोई चीज़ पेनिट्रेट कर जाए और डायरेक्टली इस आर्टरी को टच कर जाए जिसकी वजह से इसकी इस वाल में मसला पैदा हो और फिर इस वाल में उस मसले की वजह से डायलेशन काज हो और एनोरिज्म बन जाए। अब देख ले स्टूडेंट साइन और सिम्टम्स क्या होंगे। तो लिखा है कैरेक्टरिस्टिक साइंस एंड सिम्टम्स इंक्लूड ए पल्सेटिंग मास दैट डिस्टर्ब पेरिफेरल सर्कुलेशन डिस्टल टू इट, कि जाहिर सी बात है अब एनोरिज्म है, चाहे वो पोप्लिटियल आर्टरी में है या फीमोरल आर्टरी में है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक साइन और सिम्टम क्या होगी कि पल्सेटिंग मास आपको नजर आएगी। लोग जब क्लिनिकल पे जाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि आपको नज़र आती है बिल्कुल वो ऊपर से फीमोरल आर्टरी अगर है तो फीमोरल आर्टरी में जिस एरिया पे वो बनी है एनोरिज्म तो वो आपको नज़र आएगी, वहाँ पे पल्सेशन होती है, वो हिलती है, आप उसको देख के पहचान जाते हो कि यहाँ पे पल्सेशन हो रही है, तो पल्सेशन मास आपको नज़र आएगी, सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक ये है। और इसके साथ उस एनोरिज्म जिस एरिया पे बना है तो उससे जो आगे की जो सर्कुलेशन है, डिस्टल एरिया में जो सर्कुलेशन है वो उसमें डिस्टर्बेंस आएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एनोरिज्म बनी है फीमोरल आर्टरी में बनी है तो फीमोरल आर्टरी से आगे की जो सर्कुलेशन है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है। पेन एंड स्वेलिंग एंड द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी, अब जिस एक्सट्रीमिटी में ये कंडीशन हुई है तो उस एक्सट्रीमिटी में स्वेलिंग भी होगी और पेन भी होगी, क्योंकि सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं हो रही है, डिस्टल की तरफ सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं हो रही, तो इस वजह से स्वेलिंग भी होती है और उस जगह में पेन भी महसूस होती है, पूरे उस फुल एक्सट्रीमिटी में पेन महसूस होती है। तो
ग्रोइन में, थाई में डेवलप बिकॉज ऑफ प्रेशर और एडजेसेंट नर्व एंड वेन्स। अब देखिए कि ये जो पेन और स्वेलिंग होती है तो इसका बता रहा है कि ये पेन और स्वेलिंग तो इसी वजह से भी होती है क्योंकि सर्कुलेशन का मसला होता है, सर्कुलेशन नहीं होती। और साथ में अगर फीमोरल आर्टरी है तो ग्रोइन एरियाज़ में, थाइज़ में और एडजेसेंट जितने भी स्ट्रक्चर है उसमें पेन होने लगता है, उसमें स्वेलिंग होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि उस एनोरिज्म का प्रेशर पड़ता है, साथ में जो वेन्स है, जो नर्व्स है, उन पे भी प्रेशर्स पड़ता है। तो नर्व्स में नर्व्स में प्रेशर पड़ गया, न्यूरेटिक पेन जिसे कहते हैं वो होती है। और साथ में वेन पे प्रेशर पड़ गया और फिर दोबारा से सर्कुलेशन में मसला पैदा कर रहा है, जो वेनस सर्कुलेशन है वो भी सही से नहीं हो रही है, इसलिए स्वेलिंग उस जगह की हो जाती है। Other signs and symptoms in the affected extremity include skin changes, a loss of pulse and color and coldness। अब जो affected extremity है उसमें दूसरे साइन सिम्टम ये होंगे कि स्किन में चेंजेस आएगी, साथ में लॉस ऑफ पल्सेशन होगी, जो प्रेशर पड़ रही है साथ में दूसरे पल्सेस पे, तो इसकी वजह से वो उनकी पल्सेशन अब एब्सेंट होगी। यहाँ से इसी आर्टरी से आगे डिस्टल सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं हो रही है, तो डिस्टल की अगर हम पल्स इसकी चेक करेंगे, जिस आर्टरी में मसला है उस आर्टरी में डिस्टली अगर हम पल्स चेक करेंगे तो हमें पल्स की लॉस आएगी, पल्स नहीं महसूस होगी क्योंकि वो जो ब्लड है वो एनोरिज्म की जगह पे जमा हो जाती है, आगे की तरफ फिर नहीं होती। इसीलिए कलर में भी फ़र्क पड़ सकता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो सकती है और कोल्डनेस उस एरिया की हो सकती है क्योंकि वहाँ पे हेल्थी सर्कुलेशन नहीं हो रही है, तो इसीलिए कोल्डनेस होती है। डिस्टल पेटिकियल हेमोरेज फ्रॉम एनोरिज्मल एम्बोलाई कैन फॉर्म। अब देखिए कि डिस्टली जिस एरिया में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर राइट लेग के फीमोरल आर्टरी में एनोरिज्म है तो इससे आगे की जो एरिया है तो उस एरिया में पेटिकियल हेमोरेज होगा। और ये पेटिकियल हेमोरेज क्यों होता है, ये इस जो एनोरिज्म का एरिया है इसमें एम्बोलाई बन जाते हैं, वहाँ पे सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं होती, रिड्यूस्ड फ्लो होती है ब्लड की, तो इस वजह से वहाँ पे एम्बोलाई बन जाते हैं। और फिर उन एम्बोलाई की वजह से क्या होता है, ये जो कैपिलरी लीवल होती है तो कैपिलरी लीवल में पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव हेमोरेज काज होती है, यानी वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुई है एनोरिज्म के एरिया पे, उससे आगे सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं हो रहा, तो फिर इसकी सर्कुलेशन के सही तरीके से नहीं होने की वजह से जो कैपिलरीज है उनके अंदर उनका जो एंडोथेलियम लेयर है उसमें डैमेज आ जाती है, सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं हो रही है तो डैमेज आ जाती है। और उस डैमेज की वजह से जितना ब्लड वहाँ पे आ रहा होता है तो वो भी बाहर निकल जाता है और हमें ऊपर पर्पल कलर के डिस्कलरेशन नज़र आते हैं जिन्हें पेटेकिया कहते हैं। तो ये पेटेकियल हेमोरेजिस उन्हीं की बात हो रही है जो पर्पल कलर के डिस्कलरेशन आ जाती है उसकी। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्या है, अगर आप लोगों को इस बात पे शक हो गया कि फीमोरल या फिर पोप्लीटियल आर्टरी में एनोरिज्म है तो आप किस तरीके से डायग्नोज करेंगे, तो लिखा है डायग्नोस्टिक टेस्ट इंक्लूड डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी टू डायग्नोज द एनोरिज्म एंड कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंजियोग्राफी टू डिटरमिन साइज, लेंथ एंड एक्सटेंट। क्या करते हैं, डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड है उसकी एक एडवांस फॉर्म है डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड, जिसके थ्रू हम वेजल्स की अल्ट्रासाउनोग्राफी करते हैं। तो इसके थ्रू हम मालूम कर सकते हैं एनोरिज्म को। और फिर हम सेटी स्कैन करते हैं, सेटी स्कैन के थ्रू, एंजियोग्राफी के थ्रू हम एनोरिज्म के साइज़ को भी देखते हैं, उसके लेंथ को भी देखते हैं और उसके एक्सटेंट को देखते हैं कि किस हद तक ये एनोरिज्म हो चुका है। Arteriography may be performed to evaluate the level of proximal and distal involvement। अब यहाँ पे जो proximal एरिया पे या distal एरियाज़ पे जो involvement हो गई है, जो मसला आया हुआ है इस आर्टरीज़ में इस एनोरिज्म की वजह से, तो इसको चेक करने के लिए हम आर्टीरियोग्राफी करते हैं जिसके थ्रू हम डिस्टल एरिया में भी और proximal एरिया में भी आर्टरीज़ को देखते हैं, उनको देखते हैं, इवेलुएट करते हैं कि कितना उसमें इन्वॉल्वमेंट उनकी हो गई है। ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे, ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ सर्जिकल बाईपास, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द आर्टरी आर बोथ। ट्रीटमेंट में हम सर्जिकल बाईपास कर सकते हैं, यानी ये जो एनोरिज्म वाला आर्टरी होता है इसको बंद कर देते हैं और कोई दूसरा वेन उठा के हम यहाँ पे ग्राफ्ट कर लेते हैं और उसके थ्रू फिर जो सर्कुलेशन है उसको दोबारा बहाल करते हैं, तो इसको सर्जिकल बाईपास कहा जाता है। या फिर इसी आर्टरी की जो एनोरिज्म वाली हिस्सा है इसको काट के फेंक देते हैं और उसमें स्टिचिंग कर देते हैं जिसे
रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द आर्टरी कहा जाता है। या हम सर्जिकल बाईपास करते हैं या रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं। अगर सीवियर केसेस है तो उसमें हम दोनों कर सकते हैं, सर्जिकल बाईपास भी करते हैं और उसी आर्टरी को भी हम रिकन्स्ट्रक्ट कर देते हैं अगर कुछ हद तक वो रिकन्स्ट्रक्ट हो सकता है। यूजली विद एन ऑटोजीनियस स्फेनस वेन ग्राफ्ट रिप्लेसमेंट, ये एक ग्राफ्ट रिप्लेसमेंट है, टाइप ऑफ ग्राफ्ट रिप्लेसमेंट है जिसे ऑटोजीनियस स्फेनस वेन ग्राफ्ट रिप्लेसमेंट कहते हैं। ये स्फेनस वेन जो सुपरफिशियल वेन होते हैं उनको स्फेनस वेन कहा जाता है। तो कोई भी सुपरफिशियल वेन उठाया जाता है और यहाँ पे इस एनोरिज्म वाले आर्टरी की जगह वो वेन रिप्लेस की जाती है जिसे स्फेनस वेन ग्राफ्ट रिप्लेसमेंट कहते हैं। आर रिप्लेसमेंट ग्राफ्ट आर एंडोवास्कुलर रिपेयर यूजिंग ए स्टेंट graft are wall graft, Dacron are polytetra fluoroethylene graft with external structure made from variety of materials। यानी ये बता रहा है कि हम ये जो स्फेनस वेन ग्राफ्ट रिप्लेसमेंट है इसके अलावा हम कोई दूसरे टाइप ऑफ ग्राफ्ट रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं या फिर हम एंडोवास्कुलर रिपेयर भी कर सकते हैं। जो वेजल्स का अंदरूनी लेयर है फिर उसमें हम रिपेयर कर देते हैं। ये एनोरिज्म वाला हिस्सा अगर बहुत बड़ा हो गया तो इसको काट देते हैं और इंटरनली उस आर्टरी को हम रिपेयर कर देते हैं। या फिर हम एंडोवास्कुलर रिपेयर किसी स्टेंट के थ्रू भी करते हैं, स्टेंट ग्राफ्टिंग हम करते हैं। कोई भी आर्टिफिशियल स्टेंट बना हुआ हो तो उस एनोरिज्म की जगह पे उस एंडोवास्कुलरली उस वेजल के अंदर हम वो स्टेंट पास कर देते हैं जिसके बाद वो सर्कुलेशन उस स्टेंट के थ्रू हो रही होती है और ये एनोरिज्म वाला हिस्सा जिसकी वजह से एबनॉर्मेलिटी आई थी ये ठीक हो जाती है। तो यहाँ पे वाल ग्राफ्टिंग भी हम कर सकते हैं, कोई वाल लगा देते हैं हम यहाँ पे या स्टेंट लगा देते हैं। ये वाल या ये स्टेंट जो है आर्टिफिशियल होते हैं तो यहाँ पे ये एक मटेरियल का बताया हुआ है कि डेक्रोन या पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन ग्राफ्ट जिसे कहते हैं कि ये इन चीज़ों से बनी होती है, इसीलिए ये एक टाइप ऑफ ग्राफ्ट है जो कि इस चीज़ से बनी है तो इसका नाम इसके साथ अटैच है। और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हम एक्सटर्नल चीज़ें ला के इसमें हम प्लेस कर देते हैं जो मुख्तलिफ़ मटेरियल से बने होते हैं, जैसा कि निटिनोल से बना होता है, टिटेनियम से बना होता है। निटिनोल क्या है? निटिनोल एक एलोई होता है, निकल और टिनेटियम का ये बना होता है तो इसे निटिनोल कहा जाता है। और टिटेनियम क्या है? टिटेनियम एक केमिकल एलिमेंट है जिसे Ti से हम जाहिर करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 22 है। तो ये जो टिटेनियम है इसके और निकल का बना हुआ जो एलोई होता है उसे निटिनोल कहा जाता है। तो वो जो स्टेंट बने होते हैं वो या तो निटिनोल के बने होते हैं या टिनेटियम के बने होते हैं या फिर वो स्टेनलेस स्टील होते हैं। स्टेनलेस स्टील किसे कहते हैं? स्टील खुद एक एलोई होता है आयरन और कार्बन का। आयरन और कार्बन का बना हुआ जो एलोई होता है इसे हम स्टील कहते हैं। और स्टेनलेस स्टील वो स्टील होता है जिसमें कुछ हद तक 10.5% क्रोमियम होता है और लेस देन 1.2 टू समथिंग इस तरह कुछ परसेंटेज में कार्बन उसमें मौजूद होता है, तो इसको हम कहते हैं स्टेनलेस स्टील। तो वो स्टेनलेस स्टील के बने हुए स्टेंट होते हैं या फिर कोई भी एडिशनल सपोर्ट वाली कोई मटेरियल होती है जिसे हम प्लेस कर देते हैं वहाँ पे, फिर उस स्टेंट के थ्रू या उस वाल के थ्रू यहाँ पे सर्कुलेशन हो रही होती है और ये जो एबनॉर्मलिटी इस चीज़ ने, इस एनोरिज्म ने काज की हुई होती है, ये इस तरीके से फिर ठीक कर देते हैं। अब देखिए नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या है। आप लोगों की ज़िम्मेदारी उस वक्त क्या होगी जब आप इस पेशेंट को ट्रीट कर रहे होंगे जिस पेशेंट को फिमोरल या पोप्लीचियल एनोरिज्म है। तो बिफोर करेक्टिव सर्जरी इवेलुएट पेशेंट सर्कुलेटरी स्टेटस नोटिंग द लोकेशन एंड क्वालिटी ऑफ द पेरिफेरल पल्सेस इन द अफेक्टेड आर्म और लेग। कंस्ट्रक्टिव सर्जरी होने से पहले आप लोगों की जिम्मेदार, कंस्ट्रक्टिव सर्जरी मीन्स कि इसको दोबारा ठीक करने की जो सर्जरी है वो होने से पहले आप लोगों ने सर्कुलेटरी स्टेटस को इवेलुएट करना है। उस पेशेंट की सर्कुलेटरी स्टेटस कैसी है उसको आपने, जो पेरिफेरल पल्सेस है उसके आर्म में, लेग में, उनकी लोकेशन, उनकी क्वालिटी आपने मालूम करनी है और नोट करनी है। एडमिनिस्टर प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक एंड एंटीकोगुलेंट एज ऑर्डर्ड। अगर कोई एंटीबायोटिक्स एंटीकोगुलेंट ऑर्डर किए गए हुए हैं सर्जरी से पहले प्रोफाइलेक्टिकली तो वो आपने एडमिनिस्टर करने होंगे। डिस्कस एक्सपेक्टेड पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर्स विद द पेशेंट। पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर्स क्या क्या होंगे, अगर एक्सपेक्टेड जो चीज़ें हैं आपने वो पेशेंट के साथ डिस्कस करनी है। एंड रिव्यू द सर्जिकल प्रोसीजर, और सर्जिकल प्रोसीजर पेशेंट को रिव्यू करवानी है, उसको समझानी है।
आफ्टर सर्जरी कोरिलेट द कंडीशन ऑफ एक्सट्रीमिटी विद प्री ऑपरेटिव सर्कुलेटरी असेसमेंट। अब आपने प्री ऑपरेटिवली जितना सर्कुलेटरी असेसमेंट किया हुआ था, आपके साथ नोट था, तो अब सर्जरी के बाद आप दोबारा से सर्कुलेटरी असेसमेंट करेंगे, यानी पोस्ट ऑपरेटिव आप सर्कुलेटरी असेसमेंट करेंगे और फिर इसको कोरिलेट करेंगे उस प्री ऑपरेटिव सर्कुलेटरी असेसमेंट से कि पहले ऑपरेशन से पहले, सर्जरी से पहले उसकी सर्कुलेशन की क्या हालत थी, अब क्या हालत है, उसमें कुछ बेहतरी आई है या नहीं, ये चीज़ आप उसके साथ कंपेयर करके देखेंगे। मार्किंग द साइट ऑन द पेशेंट स्किन वियर पल्सेस आर पल्पेबल टू मेक रिपीटेड चेक ईजियर। जहाँ पे पेशेंट के स्किन पे जिस एरिया पे पल्स पल्पेबल है, आपको पल्सेशन जिस एरिया पे हो रही है, जहाँ पे आप पल्स को महसूस कर पा रहे हो, तो वो मार्कर से आप मार्क कर दे ताकि दोबारा आपने रिपीटेड चेक जब करनी हो तो आपको आसानी हो। एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक एज ऑर्डर्ड फॉर पेन। पेन के लिए आप एनाल्जेसिक एडमिनिस्टर करेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के एनाल्जेसिक आप कर सकते हैं, एनसेड भी आप कर सकते हैं एडमिनिस्टर, ताकि उससे पेन ठीक हो सके। हेल्प द पेशेंट वॉक सून आफ्टर सर्जरी टू प्रिवेंट वेनोस्टेसिस एंड थ्रोम्बस फॉर्मेशन। और सर्जरी के बाद आपने पेशेंट की मोबिलाइजेशन करनी है, उससे वॉक करवानी है ताकि पेशेंट वेनोस्टेसिस से बच सके, यानी उसके वेन में ब्लड जो है उसकी स्टेसिस से वो बच सके। और अगर वो वेनोस्टेसिस से बच जाएगा, वेन के अंदर ब्लड तो स्टेसिस से बच जाएगी, जब वो चलेगा तो उसकी सर्कुलेशन इंटेक्ट अगर हो जाएगी तो फिर वो थ्रोम्बस फॉर्मेशन से बच जाएगा। चेक द वेन डोनर साइट फॉर वार्मथ, कलर, सेंसेशन एंड पल्सेस। अब जिस एरिया से ग्राफ्टिंग की गई है, जो डोनर एरिया है, डोनर हमेशा वेन होती है, वेन को उठाया जाता है, तो जो सुपरफिशियल वेन्स होते हैं, स्फेनस वेन्स, तो उनको उठाया जाता है। तो उस एरिया पे आपने देखना है कि वहाँ पे कोई उसकी कलर कैसी है, वहाँ पे कैसी सेंसेशन हो रही है, पल्सेस वहाँ पे कैसे है, वो एरिया वार्म तो नहीं हुआ है, यानी वहाँ पे आपने इन्फ्लेमेशन के लिए चेक करना है कि वहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं हो रही है। ये चीज़ें आपने देखनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये कंप्लीट हो चुका डिजीज़ नंबर 11। मैंने उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में डाल ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब आप लोगों को डिजीज़ नंबर 12 एरिथमियास पढ़ाऊँगी तो आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।